स्टूडेंट्स, 10 से एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके सामने यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड सीरीज नंबर 1 है। सेम पैटर्न पर क्वेश्चंस आते हैं। आप इस सीरीज में बने रहिए और इसकी प्रॉपर तैयारी करते रहिए। निश्चित रूप से आप स्कोरिंग कर पाएंगे। पैटर्न सेम है जैसा कि आप लोगों को समझाया जा रहा है। Question number 1. Obstinacy of the political leaders puts fear into our hearts. इसमें obstinacy का एंटोनिम पूछ रहा है। इंस्ट्रक्शन में है एंटोनिम। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग आपको जानना होगा कि इसकी मीनिंग क्या है। इसको हिंदी में कहते हैं हठधर्मिता, जिद। इंग्लिश में इसको कहते हैं इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी। कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ये देख रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी। यहां पर प्रीफिक्स लगा है। जब प्रीफिक्स लग गया तो एक दूसरे का ये एंटोनिम हो गया। इसलिए ऑब्स्टिनेसी का एंटोनिम है कंप्लायंस। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 2. मनाली सजेस्टेड मी टू बाइंग बुक्स फॉर द सेमेस्टर। इसमें इंस्ट्रक्शन ये है कि जो अंडरलाइन वर्ड है, क्या इसमें कोई इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, इसमें सुधार किया जा सकता है। अगर सुधार किया जा सकता है तो इन तीनों में से क्या है। अगर नहीं किया जा सकता है तो नो इंप्रूवमेंट। आइए देखते हैं। ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये तो ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा वर्ब है। जब दो वर्ब का एक ही सेंटेंस में यूज किया जाता है तो सेकंड वर्ब, ये दूसरा वाला, इसके पहले हम टू लगाते हैं। यहां भी सही है, लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, जिनको इंफिनिटिव फॉर्म कहते हैं। इसका मतलब यहां पर गलत है, होना चाहिए टू बाई। ऑप्शन 3 सही है। टू बाई होना चाहिए, यानी इंप्रूवमेंट किस में होना चाहिए, इसमें। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3. वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट और लिटरेचर। यह क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। दिए गए एक्सप्रेशन, यानी दिए गए शब्दों के समूह के जगह पर एक शब्द लिखना जिसकी मीनिंग वही होती है जो इस एक्सप्रेशन की मीनिंग होती है। तो वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट और लिटरेचर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में होता है फिलिस्टाइन। इसकी वही मीनिंग है जो इसकी मीनिंग है। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4. डिड ही कॉल यू। इसका वॉइस चेंज करना है। यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है और इंट्रोगेटिव है। एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब बदलता रहता है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है सबके साथ। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड है, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है ये सेंटेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अगर एक्टिव वॉइस होता है तो
पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हेल्पिंग वर्ब या तो वाज लगता है या तो वेयर। यह डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्जेक्ट पर। जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है, और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। तो जो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का वो क्या है? अगर वो सिंगुलर नंबर का है तो वाज लगेगा, आई है तो भी वाज लगेगा, अगर प्लूरल नंबर का है तो वेयर लगेगा, यू है तो वेयर लगेगा। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके लिए आपको लगाना होगा वेयर। अगली बात यह है कि जिस तरह का सेंटेंस है उसी तरह का हम पैसिव वॉइस में भी बनाएंगे। तो ये इंट्रोगेटिव है। कैसा इंट्रोगेटिव? जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो हम पैसिव वॉइस भी ऐसे ही बनाएंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, यानी पहले हमको वेयर का यूज करना है क्योंकि सब्जेक्ट ये बनने वाला है वेयर। सब्जेक्ट भी बन गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म भी हो गया। जब हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके पहले बाई लगाते हैं, वो भी लग गया। और ही को ऑब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। ऑप्शन 1 सही है। देखिए डिड है तो मैंने बताया वाज या वेयर लगता है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रुथ, यहाँ ए को ब्रैकेट में क्लोज किया गया है, यानी ये दिए गए सेंटेंस का पार्ट ए है। स्लैश आई शैल से विदाउट हेजिटेशन, ये इसी सेंटेंस का पार्ट बी है। दैट यू हैव डन ए मिस्टेक, इसी सेंटेंस का पार्ट सी है। यहां दिया है नो एरर। यह क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर से संबंधित है। इसमें देखना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, गलती है। अगर गलती है तो उस पार्ट को आप शो करेंगे कि यह गलत है, और अगर किसी में आपको लग रहा है गलती नहीं है तो डी में निशान लगाएंगे यानी नो एरर। देखिए पहले ए पार्ट को देखते हैं। ये कंडीशनल वर्ड है और कंडीशनल वर्ड के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो यू के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, यानी ये पोर्शन सही है। जब कंडीशनल पार्ट खत्म हो जाता है, दूसरा पार्ट शुरू होता है, तो उसमें विल या शैल लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ शैल लगा हुआ है, ये भी पोर्शन सही है। अब सी में देखिए यू हैव डन, ये इस चीज को शो करता है काम हो चुका है। अभी तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है। अगर तुम परमिशन दोगे तो ये काम कैसे खत्म हुआ? अभी परमिशन की बात है, फ्यूचर की बात है, तो यहां हैव डन नहीं हो सकता है, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब काम के परफेक्शन की बात करता है, काम के पूरा होने की बात करता है, जो कि गलत है। यहां पर सी पोर्शन गलत है, यानी ऑप्शन 3 पर आप निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यहां भी आप देख रहे हैं एक सेंटेंस है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी,
और डी पोर्शन में दिया है नो एरर, यानी स्पॉटिंग एरर का ये भी क्वेश्चन है। पहले की ही तरह से इसमें भी करना है, देखना है किस पार्ट में एरर है। हिज ब्लॉन्ड हेयर, लॉन्ग हेयर, इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर। एड्स ग्लैमर टू हिज लुक्स, नो एरर। एंड ए लॉन्ग बियर्ड मेक्स हिम लुक, हिम लुक नहीं होना चाहिए, यहां पर हिज लुक होना चाहिए, यानी ये गलती सेक्शन सी में है। और सेक्शन सी कहां है? थर्ड ऑप्शन पर। थर्ड ऑप्शन को आप टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर देखिए एक सेंटेंस को कॉमा से सेपरेट कर दिया गया, यानी ये बताया गया है कि ये अलग तरह का है और ये अलग तरह का है। जो कॉमा से एक तरफ का सेंटेंस होता है और प्लेन पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और कॉमा के बाद जो दूसरा सेंटेंस होता है, इन्वर्टेड कॉमा से ढका होता है, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज होता है, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी जब एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग स्पीच हों, एक रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, तो उसको हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। जब ये डायरेक्ट है तो बट नेचुरल है कि इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हमें पहला चेंज करना होता है रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में, और सेड के जगह पर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टाइप के आधार पर शब्द लिखना पड़ता है। अगर यह इंपरेटिव है तो रिक्वेस्टेड हो सकता है, ऑर्डर्ड हो सकता है, एडवाइज्ड हो सकता है। जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंस होगा उसके अगेंस्ट आपको लिखना होगा। तो देखिए पहले है क्या, किसी भी सेंटेंस में बिगनिंग ऑफ सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से अगर होता है तो वह इंपरेटिव सेंटेंस होता है। यहां देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से वाक्य की शुरुआत है, इंपरेटिव है। अब इसका सेंस क्या निकल रहा है? एडवाइज से, सब में एडवाइस दिया, यानी यहां पर आप फाइनल नहीं कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑब्जेक्ट बनाया देम, सब में देम है, यहां भी फाइनल नहीं हुआ। अब क्या होगा? कामा, इन्वर्टेड कामा जब हटता है तो कंजंक्शन लिखते हैं, और इस सेंटेंस के टाइप के आधार पर ही लिखते हैं। अगर ये सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव है तो कंजंक्शन टू लगता है, TO। देखिए कहाँ है, काफी कुछ फिगर यहीं क्लियर हो गया, लेकिन आगे देखते हैं। टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, वो भी है। द टेस्ट, ऑब्जेक्ट, ये भी है, बाकी कोई चेंज होना ही नहीं है, यानी ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेनिंग से लेकर के रिमेंबर तक का जो सेंटेंस दिया है ये इनडायरेक्ट नरेशन है, यानी इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना है। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने का जो नियम होता है उसी का ठीक रिवर्स हो जाता है इसमें। देखिए एक्सप्लेनिंग हर वर्क, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेनिंग से लेकर के रिमेंबर तक का जो सेंटेंस दिया गया है वो इनडायरेक्ट नरेशन का है। इनडायरेक्ट नरेशन का दिया है और यहां ऑप्शंस क्या है? डायरेक्ट नरेशन के। इसका मतलब इनडायरेक्ट को डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में जो चेंज करते हैं, जिस तरह से चेंज करते हैं उसका ठीक रिवर्स इसमें हो जाता है। देखिए एक्सप्लेनिंग हर वर्क, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। एक्सप्लेनिंग हर वर्क यहां भी चारों जगह पर, तो चेंज कहां होना है? सी सेड, यहां भी नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन का एसर्टिव होता है और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है तो सेट बदलता ही नहीं है। देखिए यहाँ सेट नहीं बदला है इनडायरेक्ट में, इसका मतलब डायरेक्ट में ऑब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट हट गया, इसके जगह पर कामा इन्वर्टेड कामा लगा, सब में है। अब चेंज क्या होगा? सी सेड, उसने कहा, तो उसने अपने लिए क्या कहा होगा? आई। कहने वाला अपने लिए हमेशा आई बोलता है। आई कहाँ है? इस वाले में। इनडायरेक्ट में जो वर्ब है सेकंड फॉर्म में है, तो डायरेक्ट में फर्स्ट फॉर्म में होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट बदलता है पास्ट इंडिफिनिट में। यहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं होना है, नहीं हुआ। यानी पूरा सोल्यूशन ऑप्शन 4 में है। एक्सप्लेनिंग हर वर्क शी सेड आई मेक फिल्म्स फॉर पोस्टेरिटी टू रिमेंबर। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी सी डी 4 पार्ट दिया है, इसको प्रॉपरली अरेंज करना है। कौन पहले आएगा, कौन उसके बाद आएगा, कौन उसके बाद आएगा, फिर कौन उसके बाद आएगा, रीऑर्डरिंग। जिसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट मिला है गुड, ये गॉड कंस्ट्रक्टेड, गॉड कंस्ट्रक्टेड सी पोर्शन। ये देखिए, ये देखिए सी पोर्शन, यानी ये नहीं है। ऑप्शन 1 और 2 है, लेकिन केवल सी से क्लियर नहीं हुआ, बस समराइज हुआ कि ये दोनों नहीं है, बाकी इन्हीं दोनों में से कोई है। दूसरा पोर्शन क्या होगा? इसके तुरंत बाद आएगा बट, कंजंक्शन, यानी सी के बाद ए होना चाहिए। यह देखिए सी के बाद ए ये है, यहां पर ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन 2 सही है, लेकिन आगे देखते हैं और कंफर्म कर लेते हैं। इसके बाद क्या होगा? डी, तब उसके बाद होगा बी। ऑप्शन 2 सही है, यह भी रीऑर्डरिंग है। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए प्रॉपर वे में क्या रखा जा सकता है। बिगनिंग ऑफ सेंटेंस कंडीशनल वर्ड से भी होता है। जैसे यहां पर देखिए, व्हेन मम्मी रिटर्न फ्रॉम वर्क शी टुक सोनू फॉर ए वॉक। सी पोर्शन पहले, उसके बाद यहां देखिए सी कहीं है, सी यहां है, ये दोनों नहीं होगा। 1 और 4 में से देखना है। इसके बाद क्या होगा? बट सी वॉज टू टायर्ड। मीनिंगफुल सेंटेंस निकल रहा है, यानी डी पहले होगा। क्या डी यहां पहले है? नहीं है। यहीं पर कंफर्म हो गया, सेकंड स्टेप में ही कंफर्म हो गया कि ऑप्शन 1 सही है। ये एक ट्रिक भी होता है, आगे सोचने की जरूरत भी नहीं है। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड है, जिसकी अपनी मीनिंग होती है, इसका कोई नियम नहीं होता, रेडीमेड इसकी मीनिंग है। वेज एंड मीन्स, वेज एंड मीन्स का मतलब होता है मेथड ऑफ अचीविंग समथिंग। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका होता है एन इवेंट और पीस ऑफ न्यूज विच इज अनएक्सपेक्टेड। ऑप्शन 1 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 ये एंटोनिम है, एंटोनिम इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। तो बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, इसका अपोजिट क्या होगा? ऊपर, एबव।
ऑप्शन 1 सही है। यह भी एंटोनिम है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। तो स्क्वेलिड का मतलब होता है गंदा, डर्टी। क्या होगा? साफ यानी क्लीन। ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 15, आई बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मॉल। इसमें पूछ रहा है कि ब्यूटीफुल क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहां ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट के पहले लगा हुआ है, एडजेक्टिव है। ये क्या है? नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। बहुत ही सिंपल है, प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 17, ए पर्ल ऑफ विजडम। ये भी इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड है। इसकी मीनिंग होती है एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। ऑप्शन 4 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 18, ये सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन का है। एक ही सेंटेंस को देखिए, कामा से सेपरेट कर दिया गया है। एक तरफ प्लेन पोर्शन है, रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरी तरफ इन्वर्टेड कामा से ढका हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच। तो जब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो कई चेंजेस करने पड़ते हैं। पहला, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में चेंज होता है। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टाइप के आधार पर। अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू हटता है, इसके जगह पर हम आस्ट लगाते हैं। सब में आस्ट लगा है। सेड टू एक साथ खत्म हो जाता है, उसके जगह पर आस्ट आ जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, सब में है। यहां से फाइनल नहीं हुआ कौन सा सही होगा। अब देखिए, कामा इन्वर्टेड कामा को आप हटाएंगे, इसके जगह पर कंजंक्शन लगाएंगे। इसका भी नियम है। जब रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा से ढका हुआ सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। किस तरह का इंट्रोगेटिव? जिसमें बिगनिंग ऑफ सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब है, तो आप कंजंक्शन इफ या वेदर लगाते हैं। यहां पर कंजंक्शन इफ दिया है, इफ लगा, यहां लगा, यहां लगा और यहां भी लग गया, यानी ये वाला खत्म हो गया अपने आप में। अब 3 पर ही आपको फोकस करना होगा। जब आपने कंजंक्शन लगा दिया तो इसके बाद का सेंटेंस क्या बनेगा? इसके बाद का सेंटेंस या तो अफर्मेटिव बनेगा या निगेटिव। निगेटिव तभी बनेगा जब रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर नॉट या नो लिखा हुआ है, अदरवाइज अफर्मेटिव ही बनेगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको पहले सब्जेक्ट चाहिए। कहना यह है कि कंजंक्शन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा जाता, कंजंक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट है यू। यू हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के लिए आता है। यू मी के लिए आया। लिखना है आपको सब्जेक्ट और मिला ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा? इसी कास्ट का आप सब्जेक्ट बनाएंगे, वो क्या होगा? आई। आई यहां भी है, यहां भी है, यहां पर जो दे दिया, यानी ये पोर्शन भी खत्म हो गया आपका। सब्जेक्ट के बाद आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलता है। कब? जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस का है। तो पास्ट टेंस का है, इसका टेंस बदलेगा कैसे? तो फिर देखना पड़ेगा ये किस टेंस से बिलोंग कर रहा है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आप पास्ट परफेक्ट में करेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हेड होता है। एवर तो लास्ट में लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये वाला सही। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हेड के साथ भी लगता है, लगा हुआ है एक काइट। यहां पर एवर का गलत जगह पर यूज कर दिया, यानी आपका ऑप्शन 3 सही है।
क्वेश्चन नंबर 19, ये भी डायरेक्ट नरेशन में दिया गया है, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। जैसा कि मैंने बताया, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टाइप के आधार पर। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच एसर्टिव सेंटेंस का है। जब रिपोर्टेड स्पीच एसर्टिव हो और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट भी दिया गया हो, यानी किससे बात की जा रही है, तो सेड टू बदल करके टोल्ड होता है। सब में टोल्ड है, अभी फाइनल नहीं हुआ। सेड टू खत्म हो गया, आपने टोल्ड लिख दिया। मनोज ये ऑब्जेक्ट है, सब में आ गया। अभी कंफर्म नहीं हुआ कौन सा होगा। जब रिपोर्टेड स्पीच एसर्टिव है तो कामा इन्वर्टेड कामा हट करके कंजंक्शन लगता है और इसका कंजंक्शन दैट होता है। सब में हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये आई जो है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर आई है तो किसके लिए आता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के लिए। तो यहां पर ही है, यहां भी ही होगा। यहां पर आई दे दिया, यानी ऑप्शन 4 क्विट हो गए, लाइन से बाहर। ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस का है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, देखना पड़ता है ये किस टेंस का है। तो ये पास्ट इंडिफिनिट का है। पास्ट इंडिफिनिट बदलता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है। हैड यहां दिया, इसमें नहीं दिया, 1 खत्म। यहां भी हैड नहीं दिया, 3rd भी खत्म। ऑप्शन 2 सही है, लेकिन आगे भी देखते हैं। अब यही जब हैड के साथ लग गया तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। जब सब्जेक्ट आई है तो अपना की इंग्लिश हो गई माई। जब सब्जेक्ट ही हो गया तो अपना की इंग्लिश होगी हिज। ये सही है। बाकी यहां तक नहीं बदलेगा, एगो बदल करके बिफोर हो जाएगा, क्योंकि एक नियम यह भी है कि नजदीकी प्रकट करने वाला शब्द दूरी प्रकट करने वाले शब्द में बदल जाता है। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। ए प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड। कैसीनो। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन।